ठीक है, तो भाई आप सबको मेरी आवाज जा रही है? ठीक है ना। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सॉरी फॉर डिले, 10 12 15 मिनट डिले हो गया आपका क्लास। देखिए स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है ना। सऊद साहब गुड, अच्छा रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का। ठीक है ना। सब लोगों का रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए बेटा। देखिए जिंदगी में अभी वक्त है। अब हमारे एज में मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं आज भी करता हूँ, मजबूरी है, नहीं करूंगा तो खिलाऊंगा बच्चों को कहाँ से, खाऊंगा कहाँ से। लेकिन अभी आप लोगों के पास उम्र है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा करें। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा करें। देखिए जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, जब तक कामयाबी नहीं मिलती है। और आप अपने अंदर एक ड्रीम रखिए, विजन रखिए कि हाँ हमको ये काम करना है और उसके लिए चाहे मुझे किसी लेवल तक मेहनत करना पड़े वो हम करके रहेंगे। जब तक इंसान के अंदर ड्रीम और विजन नहीं हो ना, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपके पास ड्रीम भी होना चाहिए, विजन भी होना चाहिए। और देख रहे हैं अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रिसेशन में है, तो इस रिसेशन से बचने का यही है कि आप अपने आप को बहुत ही कॉम्पिटेंट बनाएं। ठीक है ना, आने वाले टाइम और भी डिफिकल्ट होते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करनी है अच्छे से, पूरे दिल लगा के। तो आप लोगों को याद है फिल्ट्रेट किसको कहते हैं? तो आप सब प्रॉमिस करना है कि मेहनत करेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से। अगर सब लोग प्रॉमिस करें तो सब लोग वाई लिखिए मुझे। सब लोग वाई लिखिए कि आज से खूब सारा मेहनत करेंगे और जो स्कोर आया है इस बार उससे और ज्यादा लाना है। पक्की बात ना? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए, मुझे दिल से खुशी मिलेगी। सॉरी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन असल में मैं फंस गया था रास्ते में। ठीक है। जब मैं अपने काम में डिले करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो खैर जो मेरा टारगेट है आज का वो मैं पूरा करूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट आज का टॉपिक ये है। देखो तो इसमें ये इस टॉपिक एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है? फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट ऑफ फिल्ट्रेट, ये हेडिंग है एनसीईआरटी का। जबकि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? आपको मालूम है ना कि ज्यादा हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलारिटी कितनी होती है? तो अराउंड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों नहीं ना होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड है। लेकिन किडनी में, किसमें? किडनी में, ये आपका किडनी है और इस किडनी के अंदर ये आपका क्या, मेडलरी पिरामिड है। और इस मेडलरी पिरामिड में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होता है। इस प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है? कौन बताएगा? इस प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्शन? प्रोजेक्टेड एरिया। द प्रोजेक्टेड एरिया इज हेयर नोन एज, मेडुला में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरह का एलिवेशन है। इसको क्या कहते हैं? हु विल टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्शन? खदीजा, अफीफा, समन, एनीवन, एनीवन, अतफ, दिव्या, जागृति, एनीवन हु विल टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्शन? सक्षम शर्मा, कौन बताएंगे? सक्षम शर्मा, 0000 नंबर आए हैं आपके। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है भाई? हार्दिक, हार्दिक तो क्लास ही नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं। हाँ भाई, ना ना ना, ना बेटा, इस प्रोजेक्शन का, इसके अराउंड वो जो मेम्ब्रेनियस बैग है इसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। ये तो आपको याद है? नहीं, जो हाँ बदरुल इस्लाम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस प्रोजेक्शन का नाम जो है ना, इसको हम कहते हैं रीनल पापिला। क्या कहते हैं? रीनल पापिला। क्या कहते हैं? रीनल पापिला। समझ गए बात को? दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको हम कौन सा फ्लूइड कहते हैं? नाम बताइए जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लूइड? सबको मालूम है यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं? मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम यही ना होता है, मेडलरी इंटरस्टिशियल, मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा? मेडलरी, थैंक यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नहीं कहेंगे मेडलरी, क्यों? मेडुला में। अब इसमें आपको हमने बताया था
यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी 300, और नीचे जाएंगे 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो ये जो बढ़ता हुआ ऑस्मोलैरिटी है, इस बढ़ते हुए ऑस्मोलैरिटी का हम क्या नाम देते हैं? इस साइड से इस साइड तक इसका नाम क्या देते हैं? तो इसका नाम जो ये बढ़ता हुआ ऑस्मोलैरिटी है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, जो बढ़ता हुआ ऑस्मोलैरिटी है, इस ऑस्मोलैरिटी के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इधर ये क्या है? ये इधर कॉर्टेक्स है, इधर कॉर्टेक्स है, इधर क्या है? पापिला है। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं। तो इस बढ़ते हुए ग्रेडियंट के लिए हम, ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं ना, ग्रेडेशन, बढ़ना, इंक्रीज करना। तो इस बढ़ते हुए इस इंटरेस्ट ऑस्मोलैरिटी के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इस बढ़ते हुए ऑस्मोलैरिटी के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉर्टिको पापिलरी ग्रेडियंट, या जो एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुआ है मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेडियंट, कॉर्टिको पापुलरी ग्रेडियंट या मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेडियंट। समझ रहे हैं बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्यादा कॉमन टर्म कौन सा है? ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बॉडी में हर जगह फ्लूइड का 300 मिली ऑस्मोल है, और यहाँ पे ये बॉडी में सिर्फ वाहिद एक ऐसा जगह है जहां पे बढ़ता हुआ ग्रेडियंट। ऐसा क्यों? ऐसा ऊपर वाले ने क्यों बनाया है? ऐसा ऊपर वाले ने क्यों बनाया है? और ऐसा बनाया है तो इसका मैकेनिज्म क्या है बनने का? ये दोनों सवाल का आंसर देखेंगे। क्या क्या देखेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ग्रेडियंट कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। अरे सुन लो, पहला तो ये क्वेश्चन है कि ऊपर वाले ने इसको क्यों बनाया, और दूसरा क्वेश्चन ये कैसे बना है। दो चीज का आंसर देखना है। समझ रहे खदीजा? हमें कितने चीज का आंसर देखना है? जीशान समझ रहे हैं कितने चीज का आंसर देखना है? अरे सुन लो भाई, सुन लो, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये क्यों बना है और कैसे बना है। तो इसके लिए हम एक मेडुला को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? एक मेडुला को हम बाहर निकालते हैं, मेडुलरी पिरामिड को। ये एक मेडुलरी पिरामिड बाहर आ गया, ये, ठीक है, ये पापिला है, ठीक है। अब आपको मालूम है कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में भी रहता है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ रहता है? मिडलरी पिरामिड के अंदर भी रहता है। कॉर्टेक्स में भी रहता है और मिडलरी पिरामिड के अंदर भी रहता है। अब आपको क्या लगता है इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे आपको क्या होता है, नेफ्रॉन आके अटैच होते हैं, ठीक है, ये अटैच हो गए। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन आके अटैच हो गया, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन आके अटैच हो गया, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन डीसीटी आके अटैच हो गया। नेफ्रॉन का मतलब डीसीटी आके अटैच होगा। क्या अटैच होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर दूँ चीजें। यहाँ पे आके नेफ्रॉन अटैच हो गया, यहाँ पे आके अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अटैच हो गया। जल्दी खत्म हो जाएगा, बस अब कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से 3 क्लास में या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेफ्रॉन अटैच हुआ, तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन, यहाँ भी नेफ्रॉन अटैच होगा, यहाँ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे कौन सा नेफ्रॉन अटैच होगा बताइए? सॉरी फॉर दैट, एक चीज मैंने आपको गलत बता दिया है, जल्दबाजी में खत्म करने के चक्कर में। ये देखिए गलत मैंने बता दिया। पहले तो मैं मिडलरी पिरामिड को फिर से बनाऊंगा, लो यार। हाँ, ये यहाँ पे क्या नेफ्रॉन अटैच होगा इसके अंदर में, मिडुला के अंदर में? नहीं, आप लोग अपने कॉमन सेंस से बताइए।
क्या मेडुला के अंदर डीसीटी अटैच होगा? यस या नो? सबने नो दिया, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों नहीं अटैच होगा? क्योंकि आपको मालूम है चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हो, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हो या कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो, दोनों का डीसीटी कहाँ रहता है? दोनों का डीसीटी कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स में रहता है, ना कि मेडुला में किसी का डीसीटी नहीं आता है। तो इसलिए सारे नेफ्रॉन कहाँ अटैच होंगे? सारे नेफ्रॉन कहाँ अटैच होंगे? बोलिए, अब बताइए। यहाँ पे अटैच होंगे। और इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा। सारे नेफ्रॉन कहाँ अटैच होंगे? यहाँ अटैच होंगे। ठीक है ना? समझ गए ना बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? सारे नेफ्रॉन कहाँ अटैच होंगे? कॉर्टेक्स में अटैच होंगे। लेकिन आपको एक बात मैं और आपको राज की बताऊं, यहाँ पे आके दूसरे कलेक्टिंग डक्ट अटैच होते हैं। इस यहाँ पे आके दूसरे लास्ट में टर्मिनल पोर्शन में ये टर्मिनल पोर्शन में दूसरे कलेक्टिंग डक्ट अटैच होते हैं यहाँ पे आके। और जब दूसरे कलेक्टिंग डक्ट अटैच होते हैं तो इस अब इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट ही कहेंगे। ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे जब कलेक्टिंग डक्ट जुड़ गए तो इस येलो शेडेड एरिया को हम क्या कहते हैं? बताइए, कौन बताएगा? एनीवन? इसको हम क्या कहेंगे? डक्ट ऑफ बेलिनी। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी अल्टीमेटली कहां खुलता है? पापिला में। क्या कहते हैं बुसरा? डक्ट ऑफ बेलिनी क्या कहते हैं? जेम नेफ्रॉन, जेम नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन मारेंगे तो पिछले का नहीं, पीछे का रिवाइज नहीं करती हो रे बुसरा। जेम का मतलब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो डक्ट ऑफ बेलिनी समझ में आ गया? बहुत सारे जब कलेक्टिंग डक्ट अटैच होते हैं तो उसके बाद जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी किसमें ओपन होता है? पापिला में। हालांकि ये बात आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पे ये मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है? मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ तक मान लो, यहाँ तक सब तक मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1000 है ऑस्मोलारिटी, यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे 1200 है। अब आपको मालूम है कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर है या परमिएबल टू वाटर है? इम्परमिएबल टू, सबको याद है ना? हमने बताया था कलेक्टिंग डक्ट इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब मान लो यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है ये आइसोऑस्मोलर होगा, याद है ना? डीसीटी के इंड तक आते आते आइसोऑस्मोलर हो जाता है। फ्लूइड कौन सा होगा? आइसोऑस्मोलर। तो इसमें ऑस्मोलारिटी कितनी होगी? 300 मिली ऑस्मोल। याद है ना? डीसीटी के इंड पे आइसोऑस्मोलर हो जाता है, याद है कि नहीं? आस्था। अब ये बताइए, ये फ्लूइड इसमें आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्या ये यूरिन कहलाएगा? क्या ये यूरिन कहलाएगा? यस या नो? यूरिन नहीं ना कहलाएगा। यूरिन कहाँ पे कहलाएगा? यहाँ पे कहलाएगा, यहाँ पे यूरिन कहलाएगा। दिस इज द सुसु, दिस इज द सुसु। लेकिन इन सब जगहों पे ये क्या कहलाएगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट या रीनल फिल्ट्रेट। अब ये डक्ट इम्परमिएबल टू वाटर है, हाँ, तो क्या इसमें से अंदर से बाहर वाटर निकलेगा? निकलेगा? ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहिए, कुछ भी कहिए, निकलेगा? यस या नो? नहीं ना निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर आप पानी खूब सारा पीते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी,
when you are taking, when someone taking fluid in sufficient quantity, someone taking fluid in sufficient quantity, क्या होगा? यूरिन become isoosmolar or when in excess quantity, urine become हाइपोऑस्मोलर। अब मत पूछिएगा कि आइसोऑस्मोलर और हाइपोऑस्मोलर क्या होता है, ठीक है ना। देखो जब एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं ना तो यहाँ पे फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी 300 नहीं रहता, 200 ही रहेगा, 200 ही रहेगा, क्योंकि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, डिपेंड अपॉन कि वाटर ज्यादा है या कम ले रहे हैं, इसके बेसिस पे ये बता चुके हैं, समझ में आया ना। तो यूरिन क्या होगा, या तो आइसोऑस्मोलर होगा, अगर सफिशियंट जितना जरूरत है उतना ले रहे हो आइसोऑस्मोलर, और अगर जरूरत से ज्यादा ले रहे, कोई आदमी होता है ना हर घंटा में 5 बार पानी पी रहा है, दिन भर में 4 लीटर 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत है, वो 10 लीटर ले रहा है, तो उसका यूरिन कैसा होगा, हाइपोऑस्मोलर। लेकिन जो नॉर्मल क्वांटिटी में इंटेक है तो उसका कैसा होगा, आइसोऑस्मोलर। इतनी बात समझ में आई। अब आस्था भाई की तबीयत कैसी है, आस्था भाई की तबीयत कैसी है, बता दो। ठीक है, देखो अब आस्था ने क्या किया, इनके भाई की तबीयत खराब है, आप सब लोग दुआ कीजिए इनके भाई के लिए, ऊपर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ठीक है ना। तो हर इंसान को हर इंसान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब कोई भी पेन में हो तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं 2 दिन तक फास्टिंग करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। मान लिया इन्होंने, प्रण लिया इन्होंने, ईश्वर से कहा, और जो मेरे हिस्से का खाना पीना होगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगी, ठीक है। तो फ्लूइड का इंटेक इनके बॉडी में कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम हो गया ना कम। तो अब इनका यूरिन कैसा होगा, हाइपर ऑस्मोलर या आइसो ऑस्मोलर। अब देखिए, व्हेन समवन टेकिंग लेस फ्लूइड, his or her urine become हाइपर ऑस्मोलर। तो भाई अब यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर, आइसो नहीं हाइपर, सनास्तर क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर का मतलब कंसंट्रेटेड। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा, तो सुनो क्या होता है ना, जब कम हम पानी पीते हैं, जब हम पानी कम पीते हैं या फ्लूइड का इंटेक किसी भी फॉर्म में कम लेते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस से जब कोई कम लेता है, टेकिंग लेस फ्लूइड, तो हाइपोथैलेमस के से एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं एडीएच। ये एडीएच जाके स्टोर होता है कहां पे, स्टोर्ड इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है, क्या, रिलीज ऑफ एडीएच इन ब्लड, कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्लड। कहां से, हाइपोथैलेमस क्या कराया, फॉर्म का है एडीएच, और एडीएच उसके बाद यहां से जाके कहां पर रिलीज हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से सिस्टम से, कौन से पोर्टल सिस्टम से, किसी को याद है, हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताया था, याद है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में इसका पूरा डायग्राम बना के बताएंगे, पोर्टल सिस्टम के जरिए।
ये टर्म सुना है ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, या नहीं सुना है? हाँ, तो इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन मारेंगे साउड। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा था, तो जाके उसमें देखो, लेक्चर देखो, पीडीएफ देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एडीएच रिलीज होगा। अब एडीएच जब रिलीज होगा तो वो क्या बनाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट को या डक्ट ऑफ बेलनी को क्या बना देगा, परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए परमिएबल बना देगा, इसको बना देगा ना परमिएबल टू वाटर, याद है ना, ये बात याद है ना सबको, एडीएच का काम क्या होता है। अब क्या होता है, जब ये परमिएबल हो जाएगा तो बाहर में माहौल है हाइपर कंसंट्रेटेड और अंदर में माहौल है लेस कंसंट्रेटेड, तो वाटर अंदर से बाहर निकलेगा या बाहर से अंदर जाएगा, मतलब ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, ए से बी जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे फ्लूइड जाएगा, जैसे जैसे फ्लूइड नीचे जाएगा, फिल्ट्रेट कैसा होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होगा कि नहीं, कंसंट्रेटेड होगा कि नहीं। और यहाँ पे जो सुसु होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड या लेस कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड या लेस कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। और इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन अराउंड 1200, अराउंड कितना है 1200 मिली ऑस्मोल होगा, कितना होगा, क्योंकि बाहर में जितना कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही तो फ्लूइड निकलेगा। तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट हो गया कि नहीं, नियरली 4 टाइम ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट, 4 टाइम हो गया कि नहीं, 300 के रेस्पेक्ट में 12। तो आपके एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि वन कैन मेक द यूरिन कंसंट्रेटेड अराउंड 4 टाइम ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट। तो इसीलिए अगर अब आप लोग हमको आंसर दो हमारे क्वेश्चन का, अगर बाहर में सब जगह यहां से लेके यहां तक सब जगह 300 मिली ऑस्मोल रहता तो क्या यूरिन कंसंट्रेटेड हो सकता था। सब लोग आंसर दो, सब लोग, एक आदमी देखो नहीं तो हम नहीं बताएंगे सर आगे, नहीं ना हो सकता है। वेरी गुड, इसीलिए ऊपर वाले ने ये बनाया है। अगर ये कॉर्टिकोमेडुलरी ग्रेडियंट या मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट नहीं होता तो क्या वन कैन मेक द कंसंट्रेटेड यूरिन, बना सकता है कोई, बताइए, नहीं ना बना सकता है। यस, तो दिस इज द रीजन गॉड हैव मेड दिस। तो आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, तो द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट हैज बीन मेड फॉर मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेटेड। अब आपको याद है 2 तरह का नेफ्रॉन होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आप में से किसको याद है कि किसका लूप ऑफ हेलनेज होता है ना, तो आज सऊद साहब, तो आज बहुत बढ़िया कमेंट करेंगे और अगले टेस्ट में, आज सेकेंड पे ना थे आप, अगले टेस्ट में आपको टॉप आना है, पक्का वादा सऊद साहब, वादा। और आज बढ़िया सा कमेंट करेंगे और अगले टेस्ट में आपको टॉप पे आना है। और मैं चाहता हूं कि सब लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन हो। सऊद साहब ने कहा कि क्या मस्त समझाया आपने सर, तो मैंने आज जो मैं बाई गॉड बता रहा हूँ, मुझे बायो कभी समझ में नहीं आई थी, अल्लाह कसम बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। उन मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में भी मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में जब मैं इस फील्ड में आया तो बहुत मेहनत किया हूँ, मैं बहुत मेहनत किया हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, ताकि जो सफर मैं किया हूँ, क्योंकि यार लोग बायो को समझता है कि ये याद करने वाली चीज़ है, यार बायो में नाम याद करना है अनडाउटेडली, लेकिन यार जो समझने वाली चीज़ है वो समझने वाली चीज़ है, वो पढ़ने रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वो तो ये बताओ आप, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेलने क्या मेदुला के अंदर होता है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर होता है, बताओ। नहीं होता है या बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, नहीं होता है या बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, ठीक है ना, नहीं होता है या तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन, क्यों, एम आई राइट ना। तो लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पूरी तरह से, कौन से नेफ्रॉन में, मैं फिर से एक मेडुला बना रहा हूं, ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हिलने पूरी तरह से कहां रहता है,
पूरी तरह से किसके अंदर रहता है, मेडुला के अंदर रहता है। कोई दिक्कत, ये तो आप सबको ये बात, तो यहाँ पे इसका रहेगा पीसीटी और यहाँ पे रहेगा इसका डीसीटी, लेकिन लूप ऑफ हेल ने पूरी तरह से किस में रहेगा, मेडुला के अंदर। अब लो, तो इसका मतलब इसका भी कुछ लॉजिक है। ये जो लूप ऑफ हेलने है ना, दे हैव ए ग्रेट रोल, आप समझ लो लूप ऑफ हेलने हैव ए, पहले तो ये याद कर लो, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको अभी हर चीज मॉलिकुलर लेवल पे नहीं समझना है। आप ये समझ लो अभी, पहले पहले आप मोटा मोटी अभी याद करो, हम समझाएंगे क्यों। लूप ऑफ हेलने या हेलनेज लूप, हेलने साइंटिस्ट का नाम है, लूप ऑफ हेलने हैव ग्रेट रोल इन, हैव क्यों, तो अंग्रेजी मेरा कमजोर, लूप ऑफ हेलने हेल्प इन मेकिंग, कैसे वो आगे बताएंगे, मिडलरी, अरे यार शॉर्ट फॉर्म मिल गया हूँ, हेल्प इन मेकिंग मिग, मिग मतलब मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, एंड प्लस मिग also supported by, MiG फाइटर जेट नहीं, also supported by यूरिया रिसाइकलिंग, यूरिया साइकिल नहीं, यूरिया रिसाइकलिंग। अब कहोगे ये क्या चीज है सर, लूप ऑफ हेल्प, लूप ऑफ हेल ने हेल्प इन मेकिंग मिग प्लस मिग also सपोर्टेड बाय यूरिया रिसाइकलिंग। तो पहले रट लो, अभी समझाएंगे। मिग का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको, मेडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट एंड यूरिया रिसाइकिल, ये दोनों बात बताएंगे। दूसरी चीज, सवाल ये पैदा होता है, ये मिग है, अरे यार ये क्या हो गया, ये मिग है, ये मिग जो है मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट में जो है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे 300 और यहाँ पे 1200, इतना ही के बीच क्यों रहता है। मैं 300 से 1200, 300 301 इस तरह से करते, 300 से भाई 300 होगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे 301 होगा, 302 होगा, फिर करते करते 400 होगा, फिर 500 होगा, फिर 501 506, इस तरह से अल्टीमेटली 1200 तक यहाँ पहुंचेगा। लेकिन ये 300 से 1200 के बीच में ही क्यों रहता है भाई, ऐसा इसे ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों रहता है, मतलब इसी लेवल के बीच में क्यों मेंटेन रहता है। ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं ला रहा हूं कि भाई इतना ही के बीच में क्यों मेंटेन रहता है, 300 से 1200 के बीच में ही क्यों मेंटेन रहता है। तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ मिग, और ये मेंटेनेंस ऑफ मिग कौन करता है, पहले तो ये आप रख लीजिएगा, ये जो इसके बाद अभी हम लॉजिक भी समझाएंगे कैसे। मेंटेनेंस ऑफ मिग इज डन बाय, मेंटेनेंस ऑफ मिग, इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ मिग इज डन बाय काउंटर करेंट अरेंजमेंट ऑफ, काउंटर, अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा है, करेंट अरेंजमेंट ऑफ, मैं लिखना चाह रहा हूँ मिट जा रहा है, जो लिखना मिटाना चाह रहा हूँ तो काउंटर करेंट, कुछ लग रहा है प्रॉब्लम आ गई है, दो भैया, अरे चल जा, ये क्या हो गया यार, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड रुको, आप लोग एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। कहाँ से बता,
फिर ये चल के नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? अब चला। काउंटर करेंट अरेंजमेंट ऑफ, अभी बताऊंगा काउंटर करेंट अरेंजमेंट का मतलब। काउंटर करेंट अरेंजमेंट ऑफ हेलनेज लूप एंड वासा रेक्टा। अब ये काउंटर करेंट अरेंजमेंट क्या होता है ये समझ लो। तो देखो, हमारे इसके अंदर में, किसके अंदर में, इसके अंदर में दो काउंटर करंट सिस्टम है। एक तो काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट। यहां से फ्लूइड आता है ऐसे, ये फ्लूइड ऐसे आ रहा है, ये फ्लूइड ट्यूबुलर फ्लूइड है, और ये फिर अल्टीमेटली ऐसे घूम जा रहा है। तो इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, कौन सा फ्लूइड बोलो, कौन सा फ्लूइड कहेंगे, सॉरी इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट सिस्टम। भाई एक ऐसे आ रहा है, एक ये, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। और इसको कहते हैं को करंट, एक साइड में जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, को करंट। तो इसके अंदर में ट्यूबुलर फ्लूइड काउंटर करंट सिस्टम में बह रहा है या को करंट में बह रहा है, काउंटर करंट में या को करंट में, काउंटर करंट। तो ये एक लूप ऑफ हिल ने काउंटर करंट सिस्टम को बनाया, लूप ऑफ हिल ने क्या बनाया, एक काउंटर करंट। अब आपको याद होगा शायद हमने बताया था आप लोगों को कि इसके पैरेलल ब्लड कैपिलरीज रहता है, उस ब्लड कैपिलरी का नाम क्या होता है बताइए आप लोग, इसके पैरेलल ब्लड कैपिलरीज रहता है उसका नाम क्या होता है बताइए, वासा रेक्टा। थोड़ा बाहर निकल गया तो आप लोग इसमें बुरा मत मानिएगा। और इसमें ब्लड ऐसे फ्लो होता है, ब्लड ऐसे फ्लो होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये वासा रेक्टा में ब्लड का जो फ्लो है ये भी तो एक काउंटर करंट सिस्टम है। भाई यहाँ से क्या था, इफेरेंट आर्टेरियोल याद है ना, तो ये एक दूसरा काउंटर करंट सिस्टम होता है। दो काउंटर करंट सिस्टम है। तो आपसे कोई पूछ दे कि मिडलरी पिरामिड के अंदर कितना काउंटर करंट सिस्टम है, तो दो तरह के काउंटर करंट सिस्टम है, एक तो लूप ऑफ हिल, दूसरा वासा रेक्टा। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। तो काउंटर करंट सिस्टम, और ये काउंटर करंट सिस्टम जो है ना, अब इसको मोटा मोटी मैं पहले समझा रहा हूँ, इसको जो समझा रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे फ्लूइड जो है, इधर जो फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है, आइसोस्मोलर है। नीचे जैसे जैसे जा रहा है ये फ्लूइड क्या होता जा रहा है, हाइपर ऑस्मोलर होता जा रहा है ना, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ऑस्मोलर। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया तो हाइपोस्मोलर, हाइपोस्मोलर याद है ना। अब क्या होता है ना अब यहाँ पे, अब सुनो 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो किसी वजह से, एक्सेप्ट करो, अभी अभी मानना पड़ेगा, किसी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है, इन फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी कम या ज्यादा हो जाता है। मान लिया यहाँ पे होना चाहिए 900, यहाँ पे होना चाहिए क्या, इस सब जगह पे 900, इन सब जगहों पे कितना होना चाहिए 900 और किसी वजह से यहाँ पे 900 की जगह 1000 हो जाता है किसी वजह से, या 900 की जगह 800 हो जाता है। तो क्या होगा, जो ये ब्लड वेसल है ना, जो कि वासा रेक्टा क्या है, बेसिकली ब्लड कैपिलरीज है। तो अगर यहाँ पे एक्सेस हो जाता है, क्यों करता है वो बात की बात है, अगर ये एक्सेस होता है यहाँ पे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लेगा, और अगर कम होता है, क्या कहते हैं, अगर कम होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को दे देगा। तो वासा रेक्टा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कि नहीं, हेल्प मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं, मिलियरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट को, बताओ कर रहा है कि नहीं हेल्प। और ये तब पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वासा रेक्टा ये काम करता है। अब क्यों करता है, कैसे करता है, वो बात की बात है। अब आओ यहाँ तक। तो काउंटर करंट सिस्टम, दोनों के बीच में जो काउंटर करंट सिस्टम है ना, इस काउंटर करंट सिस्टम की वजह से मिग मेंटेन रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट क्यों, कैसे बनता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि कैसे बनता है मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, यहाँ से लेके यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता कैसे चले जाता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है।
आपको याद होगा हमने बताया था ना, सोडियम क्लोराइड यहाँ से पैसिवली एब्जॉर्ब होता है और यहाँ से एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, याद है कि नहीं? याद है तो सब वाई लिखो। यस। अब सोडियम क्लोराइड इधर में ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, इधर में कम है, इधर में कम है तो इधर कम रीएब्जॉर्ब होगा, भले एक्टिवली होगा लेकिन कम होगा, लेकिन इधर में ज्यादा है यहाँ पैसिवली होगा लेकिन ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ना नीचे ज्यादा होता है रीएब्जॉर्ब, ऊपर में कम होता चला जाता है तो कम रीएब्जॉर्ब। तो ये नीचे में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कि नहीं? नीचे में ज्यादा होगा कि नहीं? अगर ज्यादा होगा तो सब हैंड रेज करो। ठीक है, बस 2 लोगों को समझ में आया, 5 लोगों को, ठीक है ना? और ऊपर में कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुन लो, इस टर्मिनल पोर्शन पे यहाँ पे जो होता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 तक पहुंच पाता है कंसंट्रेशन। कितना तक पहुंच पाता है? 1000 तक। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पहुंच पाता है? 1000 तक। 1200 तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपका क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है कि नहीं है? सोना बाद में क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना? यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है ना। कलेक्टिंग डक्ट के टर्मिनल पोर्शन पे आपको हमने बताया था यहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब होता है, बता? अच्छा, यूरिया, यहाँ पे यूरिया रीअब्जॉर्ब। अब यूरिया जब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है तो ये फर्दर कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। यूरिया यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है तो क्या करता है? फर्दर कंसंट्रेशन। अब मान लो यहाँ से 100 मॉलिक्यूल यूरिया का रीअब्जॉर्ब हुआ, तो 100 में से 90 तो यही रह जाएगा और कुछ 10 के करीब यहाँ पे सेक्रेट हो जाएगा। कहाँ पे सेक्रेट होगा? इसमें, इसको दूसरे क्लास देखा है, इसमें सेक्रेट हो जाएगा, इसमें सेक्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, 90 यहाँ पे रह जा रहा है, 10 यहाँ से कट रहा है, ये फिर यूरिया इधर से गया, फिर अल्टीमेटली यहाँ से आया ऐसे, और फिर इसको हम क्या कहते हैं? यूरिया रिसाइकलिंग। यूरिया साइकिल नहीं, इसको क्या कहते हैं? यूरिया रिसाइकिल। हालांकि सारा का सारा से रिसाइकिल नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट में ही रिसाइकिल हो रहा है। समझ में आया बात? तो यूरिया रिसाइकिल समझ में आया? यूरिया रिसाइकिल सबको समझ में आया? समझ में आया सबको तो बोलो, किसी को नहीं समझ में आया तो नो भी लिख दो। अगर सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गुड। तो यूरिया रिसाइकलिंग इसको कहते हैं। अब क्या होता है, ये यूरिया रिसाइकलिंग यहाँ पे फर्दर मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट को शनाख्त को नहीं समझ में आया बेटा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है कि नहीं? ये तो समझ में आ गया, पहले पिछले वाला क्लास किए थे कि नहीं? अब यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल यूरिया का रीअब्जॉर्ब हुआ, इसमें से 90 यहीं रह गया और 10 यहाँ पे सेक्रेट हुआ। तो जब 90 यहाँ पे रह गया तो ये फर्दर यहाँ का ग्रेडियंट को बढ़ा देगा कि नहीं? यहाँ के ऑस्मोलारिटी को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? बोलो सना। और अब लेकिन कुछ अमाउंट में यूरिया यहाँ पे सेक्रेट हुआ, ये यूरिया यहाँ पे ऐसे ऐसे आया, अल्टीमेटली यहाँ से आया ऐसे ऐसे गया, और फिर ये ऐसे, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? यूरिया रिसाइकिल। समझ में आया सना? बोलो, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ठीक है, गुड। तो यूरिया रिसाइकिल फर्दर हेल्प करता है कि नहीं मिडलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट को बनाने में? समझ में आ गया? तो यहाँ तक में आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं आई? तो ये कहानी है इसके पीछे। हालांकि इसमें बहुत सारे आप बुक में पढ़ोगे तो आपको दिखा जाएगा, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कोचिंग्स का, कुछ कोचिंग के बुक में लिखा रहता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये सब बेकार का बात है, अभी आप लोगों को ये सब जानना नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही जानना। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है, हो सकता है एक आध पॉइंट छूट गया हो तो मैं पढ़ूंगा तो उसमें बता दूंगा। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यहाँ पे यूरिन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम कंसंट्रेट को फिल्ट्रेट करने के बाद ही तो हम यूरिन बनाते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं लिखा है। दूसरा अच्छा सा ये होना चाहिए कमेंट, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्यों लिखा है? समझ में आया? यूरिन नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट तक तो कंसंट्रेटिव फिल्ट्रेट हो रहा है, बाद में वही फिल्ट्रेट जो है यूरिन बन गया। अब देखिए, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेट, खाली मैमल के पास ही नहीं होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास भी होता है। द हेलेज लूप एंड वासारेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हेलेज लूप and Vasarecta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limb of Henle in opposite direction thus form a counter current. The flow of blood through the two limb and Vasarecta also in counter current pattern. ठीक है? The proximity between the Henle's loop and Vasarecta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing the osmolality towards the inner medullary interstice, is the from 300 mm in the cortex to 1200 mm in the inner medulla. ये बात समझ में आ रहा है ना? क्या लिख रहा है? द प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब पास पास, प्रॉक्सिमिटी का मतलब द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेलेज लूप एंड वासारेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन हेल्प इन
मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग, एक ही साथ एनसीईआरटी में लिख दिया है, ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द इन मेडुलरी इंटरजेटिव फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल इन द कॉर्टेक्स टू द 12 इन द इनर मेडुला। हमने बहुत तोड़ के बताया, इसमें तो ऐसे लिखा है कि जिंदगी गुजर जाए बच्चा को खुद से समझने में, लेकिन ना समझ में आए। समझ में आया बात? यहां तक समझ में आया? दिस ग्रेडियंट is mainly caused by NaCl and urea. NaCl and urea. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending Henle loop which is exchanged with descending loop limb of vasa recta. देखो यहाँ पे ये बात शायद आपको नहीं समझ में आया हो। NaCl is transported by ascending loop which is exchanged by with the descending limb of, ये समझ में आया? नहीं आया होगा। आया या नहीं आया? नहीं आया ना, हमको मालूम है ना क्या है। देखो ये क्या है ना, हमने यहाँ पे जो छोटा हुआ बनाया है, इस देखो यहाँ पे ये NaCl यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ ना, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अरे भाई NaCl यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ ना। अब क्या होता है ना, एक्सचेंज का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जब एक्सेस होगा, यहाँ पे जब एक्सेस होगा तो ये इसमें आ जाएगा, और जब कम होगा तो बाहर निकल जाएगा। यही कर रहा है एक्सचेंज भाई, यही बात लिखा है। अब आया, अब आया, बोलो बोलो जल्दी। यस, तो क्या लिख रहा है, NaCl is transported by ascending Henle loop which is exchanged with the descending, but NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. सेम बात है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ, देखो ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग पोर्शन है, ये बात भी समझ लो, तुम लोग तोड़ तोड़ के बता दो। ये वासा रेक्टा का क्या हुआ, डिसेंडिंग पोर्शन, और ये वासा रेक्टा का क्या हुआ, असेंडिंग पोर्शन। जिधर ब्लड, इधर ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन हुआ, ये वासा रेक्टा का, ये हेलनेज लूप का डिसेंडिंग पोर्शन हुआ, और ये हेलनेज लूप का असेंडिंग। तो हेलनेज लूप का जो असेंडिंग पोर्शन होता है वहां पे वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पोर्शन, और हेलनेज लूप का जहां डिसेंडिंग पोर्शन वहां पे वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन। समझ में आया? अगर सब समझ में आया, जवेरिया समझ में आया तो जवेरिया, मैं आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू in form of comment. Okay, जवेरिया ओके? नहीं, ठीक है, in the form of comment, ठीक है। तो by the similarly a small amount of urea enter the thin segment of ascending Henle loop which is transported back to the by the collecting tube. The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle loop is called counter current mechanism. ये सब हमने समझा रखा है। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in medullary interstitium. Presence of such gradient help in an easy passage of water from collecting to and thereby concentrating the filtrate. Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule and thereby concentrating the filtrate. ये बात सबको समझ में आया? This is a very important line. Human kidney can produce urine nearly 4 times contain the initial filtrate form. This is all about mechanism of concentration of filtrate. अब एक चीज यहाँ पे बताओ, अगर मान लो किसी का हेलनेज लूप, मान लो जैसे मेरे में ये हेलनेज लूप और लंबा हो, हाँ कलेक्टिंग ट्यूबुल मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का मतलब कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल ठीक है ना। अगर हेलनेज लूप और लंबा हो तो ये और ये मेडुलरी पिरामिड और नीचे तक हो तो 1200 की जगह 2400 तक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये इसका नॉन। तो जितने ज्यादा लंबा हेलनेज लूप होगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होगा कि नहीं होगा। ये इसीलिए बहुत सारे समुद्री मैमल्स में या डेजर्ट एनिमल्स में हेलनेज लूप बहुत लंबे होते हैं और उनका यूरिन बहुत ज्यादा एक टाइम तक कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन हम लोग जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स है ना वो 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। अच्छा, लेक्चर 8 का शायद हमने आप लोगों को ये नहीं भेजा है, तो ये लेक्चर 8 और लेक्चर 9 दोनों का हो जाएगा इकट्ठे। मैं भेज रहा हूँ क्योंकि पिछले ही लेक्चर को हमने रिपीट कर दिया, तो दोनों का ये इकट्ठे ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ, ठीक है। अभी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में सुन लीजिए, हम लोग क्या पहले अभी भागिएगा मत, सुना भी कीजिए कभी कभी टीचर की बात को, ठीक है ना। मैं इकट्ठे भेज दे रहा हूँ। अभी एक बात सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को जो है इस टॉपिक में क्या पढ़ना है,
एक सेकेंड मैं एनसीईआरटी खोल लूँ। लोग भागने की बहुत जल्दी, पता नहीं क्या कर लोगे इतना भाग। बहुत सारे बच्चे तो लाइव क्लास ही नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्या है भाई। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये हम लोग करेंगे, और मिक्चुरेशन, ये दो चीज करेंगे, ठीक है ना। मिक्चुरेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और मिक्चुरेशन। और मैं पीडीएफ 8 और 9 इकट्ठे भेज रहा हूँ, और इस लेक्चर को भी अभी भेज दूंगा, ठीक है। ओके चलिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सब खैर।